गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं महिपाल सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन जीआई सिस्टम से रिगार्डिंग जो डिजीजेज पढ़ रहे हैं उसमें एक नई डिजीज़ लेके आए हैं, डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम जिसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे कि डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है और किस वजह से डंपिंग सिंड्रोम ज़्यादातर देखा जाता है। वैसे ये डिजीज़ काफ़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी अगर देखने को मिलती है तो कौन से लोगों में देखने को मिलती है, क्या इसका मेन कारण है और क्या इसका जो मेन जो डायग्नोसिस होगा वो। तो अपन डंपिंग सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, देखो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। सिंड्रोम का मतलब तो पता है कि ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम्स और ग्रुप ऑफ डिजीजेज। तो अपन इसको तो क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। काफ़ी सारे साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। डंपिंग का मतलब हुआ कि कहीं से क्या हो जाना, फास्टली या तेज़ी से क्या हो जाना, मूव आउट हो जाना, मूव आउट होना या फास्ट हो जाना। तो यहाँ पे डंपिंग सिंड्रोम अपन जीआई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी। डेफिनेशन की अगर बात करें डंपिंग सिंड्रोम के बारे में, अगर डंपिंग सिंड्रोम के बारे में बात करें तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जो अपना फूड का जो रिजर्वोयर होता है, अपने फूड का रिजर्वोयर क्या होता है, स्टोमक। वो स्टोमक क्या होता है, अर्ली या फास्टली क्या हो जाता है, इम्प्टी हो जाता है। बहुत ही जल्दी या बहुत ही फास्ट क्या हो जाता है, इम्प्टी हो जाता है। और जो कंटेंट स्टोमक में रुकना चाहिए जितनी टाइम, वो नहीं रुक पाता। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ए क्लिनिकल कंडीशन in which the food content fastly ड्रेन, या तो क्या बोल सकते हैं, ड्रेन बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, फूड कंटेंट यहाँ से क्या हो रहा है, तेज़ी से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ से तेज़ी से दूसरी जगह पे जा रहा है। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि इन चीज़ क्लिनिकल कंडीशन इन विच फूड कंटेंट फास्टली ड्रेन, और क्या बोलेंगे, स्टोमक इम्प्टी, स्टोमक क्या हो जाता है, इम्प्टी हो जाता है। कैसे, फास्ट इम्प्टी हो जाता है। देखो एक बात है कि स्टोमक होता है वो फूड का रिजर्वोयर होता है। दूसरी बात, जो सबसे डिस्टेंडेड पार्ट होता है जो जीआई सिस्टम का, वही स्टोमक ही होता है, जहाँ पे खाना रिजर्व रहता है। 4 से 5 घंटे खाना वहाँ रुकता है और फूड का वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है। वहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, एसिड वगैरह जो भी जूसेज वगैरह उसमें मिक्स होते हैं, इमल्सिफिकेशन होता है और फूड फिर आगे की तरफ जाता है। वहाँ पे थोड़ा बहुत और डाइजेशन होके फिर उसका फूड का क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन इस डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इस डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो स्टोमक होता है, जो गैस्ट्रिक जो कंटेंट होता है, स्टोमक के अंदर जो फूड आया है, जो कंटेंट आया है, वो क्या हो जाएगा, वो स्टोमक से इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ही तेज़ी से जाएगा। वो क्या जाएगा, रेपिडली क्या हो जाएगा, स्टोमक इम्प्टी हो जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्टोमक इम्प्टी रेपिडली। भाई क्या एक क्लिनिकल कंडीशन है जहाँ पे क्या हो रहा है, फूड कंटेंट फास्टली ड्रेन और स्टोमक रेपिडली इम्प्टी किसके अंदर होगा, इनटू द इंटेस्टाइन क्या हुआ कि जो फूड स्टोमक में जो नॉर्मल रुकना चाहिए 4 से 5 घंटे रुकना चाहिए, इसलिए इसको स्टोमक को रिजर्वोयर बोलते हैं, और वहाँ पे रुकता नहीं है इतनी टाइम और सीधा जल्दी से क्या हो जाता है, वो ड्रेन हो जाता है किसमें, इंटेस्टाइन में। अब इसका कारण क्या है, तो कारण क्या होगा इतनी जल्दी का, तो लिख सकते हैं फॉलोड बाई गैस्ट्रिक रिसेक्टिव और बाईपास सर्जरी
तो इसका कारण ये है कि जो नॉर्मल खाना 4 से 5 घंटे, जो स्टोमक है, जो जे शेप का ऑर्गन है, रिजर्वोयर ऑफ जो फूड है, रिजर्वोयर ऑफ जो फूड है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं जे शेप का एक ऑर्गन, या रिजर्वोयर ऑफ फूड, या फिर रिजर्वोयर ऑफ फूड मतलब यहाँ पे खाना रुकेगा 4 से 5 घंटे तक, और फिर वहाँ पे डाइजेशन होगा, खाना स्मूथ होगा, जो काइम में कन्वर्ट होगा, काइम में कन्वर्ट होने के बाद में आगे जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो क्या है, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंडेड पार्ट ऑफ जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सबसे डिस्टेंडेड फैला हुआ पार्ट होता है। इस यहाँ पे खाना रुकता है 4 से 5 घंटे, और जो फूड कंटेंट है वो इसमें कितना समा सकता है, 1 to 1.5 लीटर तक, मतलब इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1 से 1.5 लीटर। ये भी याद रखने वाली बातें हैं। अब क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति के अंदर गैस्ट्रिक रिसेक्टिव सर्जरी की गई हो, गैस्ट्रिक रिसेक्टिव सर्जरी का मतलब स्टोमक का कोई एक पार्ट, स्टोमक का क्या कर दिया, कोई एक पार्ट है, ये क्या है, स्टोमक है, मान लो ये है अपना स्टोमक, ये है अपना स्टोमक, तो ये जो पार्ट होगा ये होगा कार्डिया, इसको बोलेंगे कार्डिया। फिर क्या होगा, फंडस, फिर क्या होगा, बॉडी, फिर क्या होगा, पाइलोरस, फिर क्या होगा, पाइलोरस, और ये दोनों क्या है, स्पिंक्चर, एक कार्डिक स्पिंक्चर, एक पाइलोरिक स्पिंक्चर। ओके डन। अब क्या हुआ, किसी व्यक्ति के अंदर अगर काफ़ी ज़्यादा ओबेसिटी हो, किसी व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा ओबेसिटी हो, तो ओबेसिटी को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए, वेट को रिड्यूस करने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है, और वो सर्जरी होती है, उस सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं, उस सर्जरी को अपन नाम देंगे बेरियाट्रिक सर्जरी, उस सर्जरी को नाम देंगे बेरियाट्रिक सर्जरी। क्या हुआ, पेशेंट था, उसका काफ़ी ज़्यादा वेट है, बहुत ही ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, उस वजह से क्या किया आपने, उस पेशेंट के अंदर क्या किया, वेट को कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ से क्या किया, स्टोमक को बाईपास कर दिया, स्टोमक को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, या स्टोमक का कोई पार्ट हटा दिया, या तो स्टोमक को बाईपास कर दिया, या स्टोमक का कोई पार्ट हटा दिया, या स्टोमक का के अंदर सरकमसीजन कर दिया, मतलब कि जो इसका गला है, स्टोमक के ऊपर वाला ये पार्ट है, इस पार्ट को क्या कर दिया, बांध दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब छोटा कर दिया तो खाना कम पहुंचेगा, इसकी जो स्टोमक की जो लिमिट है, जो कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, जो नॉर्मल 1 से 1.5 लीटर जो कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, साथ ही साथ खाना धीरे धीरे आएगा, कम खाएगा आदमी, भूख कम लगेगी उसको, जो फीलिंग ऑफ फुलनेस जल्दी फील होने लग जाएगी। ओके। नंबर दो है स्टोमक का एक पार्ट जैसे रिसेक्ट कर दिया, जैसे जो कार्डिया और फंडस पार्ट है इसको हटा दिया, कार्डिया या फंडस पार्ट को हटा दिया, जिससे फिर वापस यहाँ से एनास्टोमोसिस कर दिया, तो भी क्या हो गया, इसका जो वॉल्यूम कैपेसिटी है वो कम हो गई। ठीक है, 2 कंडीशन। तीसरी, इसको बाईपास ही कर दिया, हटा ही दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, तीनों कंडीशन में क्या किया, 2 कंडीशन तो ऐसी है बाईपास के अलावा, बाईपास करने पर तो क्या हो गया, वहाँ से कंटेंट आएगा ही नहीं, कंटेंट कम जब स्टोमक से आएगा ही नहीं, बाईपास ही कर दिया स्टोमक को, तो जल्दी कंटेंट जाएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में फुलनेस फील होने लग जाएगी, मतलब थोड़ा सा खाओगे आपको फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाएगी, तो आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे। और अगर इनमें जैसे इसको अपन ने सरकमसीजन कर दिया या इस पार्ट का रिसेक्शन कर दिया, तो इसका जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है 1 से 1.5 लीटर की, वो घट के कम हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, खाना व्यक्ति कम खाएगा, फूड का कम होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसलिए उसका ये सर्जरी की परफॉर्म की जाती है ताकि वेट कम किया जाए। तो अपन ने पढ़ा कि डंपिंग सिंड्रोम उन्हीं व्यक्तियों में देखने को मिलता है जिसमें गैस्ट्रिक रिसेक्टिव सर्जरी की गई हो, और गैस्ट्रिक रिसेक्टिव सर्जरी के अंदर आती है बेरियाट्रिक सर्जरी, और इस सर्जरी के 3 टाइप होते हैं। इस सर्जरी के क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं, वो बात करते हैं अपन कि अपन ने बात किया था किसका,
अपन ने बात की डंपिंग सिंड्रोम की, जहाँ पे अपन ने बताया कि रेपिडली इम्पटी ऑफ द स्टोमक कंटेंट, स्टोमक का जो कंटेंट है, जो फूड कंटेंट है वो रेपिडली इम्पटी हो जाएगा। जो 4 से 5 घंटे रुकना चाहिए था वो अब आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट ही रुकेगा। तो क्या होगा, रेपिडली स्टोमक क्या हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा और वो इंटेस्टाइन में खाना चला जाएगा, जो कंटेंट है वो इंटेस्टाइनल में चला जाएगा। और क्या होगा, किसका कारण होगा, वो गैस्ट्रिक रिसेक्टिव सर्जरी का कारण, उस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अब अपन बात करें बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है। बेरियाट्रिक सर्जरी का मतलब है, बेरियाट्रिक सर्जरी, ये देखो सर्जरी ये परफॉर्म उन लोगों में की जाती है जो क्या हो, इसको बोल सकते हैं वेट रिडक्शन सर्जरी, जिनका वेट बढ़ा हुआ होता है, उनके अंदर वेट को रिड्यूस करने के लिए ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो इसको बोला वेट रिडक्शन सर्जरी। आप याद रखो कि किसी व्यक्ति का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, जो मोरबिड ओबेस है, जो मोरबिड ओबेस पर्सन है, उस पर्सन के अंदर क्या करते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी परफॉर्म की जाती है। बेरियाट्रिक सर्जरी के अंदर इसके टाइप होते हैं, एक होता है गैस्ट्रिक रिसेक्टिव सर्जरी, रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रिक रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी। दूसरी होती है सर्कमसिजन सर्जरी, ये बेरियाट्रिक के ही टाइप है। बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब वेट रिडक्शन के लिए जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसको बोलते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी। किस व्यक्ति में करते हैं, जो मोरबिड ओबेस हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटे हो। अपन पता लगाएंगे भी कौन से मोटे हैं। तो गैस्ट्रिक रिसेक्टिव सर्जरी, सर्कमसिजन सर्जरी। और तीसरी है जो है रॉक्स एंड एक्स बाईपास, रॉक्स एंड एक्स बाईपास सर्जरी, रॉक्स एंड एक्स बाईपास सर्जरी। 3 सर्जरी है बेरियाट्रिक सर्जरी के अंदर। पहले है गैस्ट्रिक रिसेक्टिव सर्जरी, जहाँ पे क्या करेंगे, स्टोमक का एक पार्ट जिसमें क्या होगा, कार्डिया और फंडस होगा, उसको हटा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, स्टोमक छोटा हो जाएगा, स्टोमक की वॉल्यूम कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो फूड कंटेंट मतलब जैसे ये रोजाना एक आदमी 5 चपाती खाता था, उसका पेट भरता था, अब वो 3 चपाती या 4 खाएगा तभी पेट भर जाएगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका वेट रिड्यूस होने लग जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है, ये जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो आगे मैं बताऊँगा। दूसरी है सर्कमसिजन सर्जरी, जहाँ पे क्या हुआ, इसका मुँह बांध दिया गया, इसका मुँह क्या कर दिया, बांध दिया गया। ठीक है, मुँह बांध दिया गया, मुंह बांध दिया तो क्या हो गया, ये इसका जो डायमीटर कम हो गया, साथ ही साथ इसका जो कैपेसिटी है, जो फिलिंग पावर है वो भी कम हो गई, मतलब अब कम ही अमाउंट इसके अंदर समा पाएगी, तो इसका वॉल्यूम कैपेसिटी कम हो गया सर्कमसिजन सर्जरी में। तीसरा है रॉक्स एंड एक्स बाईपास सर्जरी, यहाँ पे क्या किया, स्टोमक को क्या कर दिया, बाईपास ही कर दिया। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोमक को, ड्यूडेनम को और कुछ पार्ट इलियम के, उसको बाईपास कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, अब स्टोमक को बाईपास कर दिया, ड्यूडेनम को कर दिया, इलियम को कर दिया, तो यहाँ पे कैलोरी मतलब फूड का एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो कैलोरी एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी भी काफ़ी कम मिलेगी। तो अपन बोल सकते हैं डायरेक्टली कैलोरी एब्जॉर्प्शन को घटाने के लिए ऐसा किया कि आदमी मोटा है, उसको कैलोरी बॉडी को रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है, मोटे आदमी को। अगर अपन फूड खाएगा कम, वो कंटेंट कम लेगा, कैलोरी का मतलब एटीपी कम बनेगी, ऊर्जा कम बनेगी, कैलोरीज जो एक आदमी होता है, जैसे अपन डेली बताते हैं कि 25 अपन पढ़ते हैं कि जैसे 2150, 2500 और 2800, ये तो अपन लेडीज़ में पढ़ते हैं, जो लेडीज़ नॉर्मल, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग होती है, जबकि आदमी में 2300 कैलोरी डेली रिक्वायरमेंट होती है, 2300 से 2400 कैलोरी डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे कैलोरी की जो लेवल को घटाने के लिए अपन ने क्या किया, बाईपास कर दिया, ताकि स्टोमक को कर दिया, ड्यूडेनम को कर दिया और कुछ पार्ट इलियम की कर दिया। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अब कम होगा, फूड का क्या होगा, अब एब्जॉर्प्शन कम होगा। कम क्यों होगा वो मैं आगे बताऊंगा साइन सिम्टम्स में, जिस वजह से क्या होगा, उसका धीरे धीरे वेट कम होने लग जाएगा। अब देखो, अगर इनको बाईपास कर दिया गया तो फूड क्या होगा, स्टोमक में रुक रहा ही नहीं है, तुरंत क्या हो रहा है, जल्दी से मूव कर रहा है किधर, इंटेस्टाइन की तरफ, जल्दी से मूव कर रहा है इंटेस्टाइन की तरफ। तो कोज तो क्या है इसका,
गैस्ट्रिक रिसेक्टिव सर्जरी, उसमें भी कौन सी, रॉक्स एंड बाईपास, मेनली बाईपास, कि जब आप स्टोमक को बाईपास कर दोगे तो तुरंत स्टोमक इम्पटी, मतलब वहाँ पे स्टोमक में फूड रुक रहा ही नहीं है और फूड तुरंत इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। एक कारण था बाईपास सर्जरी, रिसेक्टिव सर्जरी। दूसरा कारण है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटस में गैस्ट्रिक पैरेसिस हो जाता है। पैरेसिस का मतलब पैरालाइसिस हो जाता है, वहाँ पे नर्व इम्पेयरमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड कंटेंट स्टोमक में काफ़ी कम टाइम तक रुकेगा। दो चीज़, डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसमें गैस्ट्रिक पैरेसिस हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, नर्व इम्पेयरमेंट हो जाती है और फूड कंटेंट स्टोमक में कम टाइम तक रुक पाता है। दो चीज़ें इसका कोज था। अब अगर इसके साइन सिम्टम्स की बात करें, साइन सिम्टम्स की बात करें कि डंपिंग सिंड्रोम, रेपिडली इम्पटी होता है स्टोमक, तो वहाँ पे साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। साइन सिम्टम्स में दो टाइप से साइन सिम्टम्स देख सकते हैं। एक होता है अर्ली साइन सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेगा पेन, क्रैम्प्स एंड डायरिया। ठीक है, अब ये पेन होता है, ये और डिजीज़ में भी तो देखने को मिल सकता है भाई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की किसी और अन्य डिजीज़ में भी तो देखने को मिल सकता है ना, मिल सकता है, जाहिर सी बात है। आपको ये गैस्ट्रिक अल्सर में देखने को मिल सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर में देखने को मिल सकता है, ड्यूडेनल अल्सर में देखने को मिल सकता है, ड्यूडेनल अल्सर में देखने को मिल सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर में ये पेन कब देखने को मिलेगा आपको, गैस्ट्रिक अल्सर में आपको ये पेन देखने को मिलेगा विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर मतलब 30 to 60 मिनट पेन देखने को मिलेगा आफ्टर फूड इनटेक, खाना खाने के 30 से 60 मिनट बाद में, मतलब लगभग आधे घंटे से 1 घंटे बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, एपीगैस्ट्रिक पेन, मतलब स्टोमक के आसपास का जो रीजन अपन ने बात की थी ना, एपीगैस्ट्रिक रीजन कौन सा होता है, जो 9 क्वाड्रेंट में अपन ने बांटा था, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपीगैस्ट्रिक रीजन, अम्ब्लाइकस रीजन, है ना। 9 क्वाड्रेंट में अपन ने बांटा था अपने जो एब्डोमेन को, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए, वास्तविकता में ऐसा नहीं था। तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर भी पेन देखने को मिल सकता है, वो कब, 30 से 60 मिनट के अंदर आपको पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर में भी आपको पेन देखने को मिलता है, लेकिन वो ड्यूरेशन क्या होता है, 1 to 3 आवर आफ्टर फूड इनटेक, खाना खाने के 1 से 3 घंटे बाद में आपको पेन देखने को मिलेगा ड्यूडेनल अल्सर में। जबकि इसमें जो अर्ली साइन होंगे डंपिंग सिंड्रोम में, वो कौन सा टाइम होगा, आफ्टर, मतलब वो लिख सकते हैं 15 से 30 मिनट, आफ्टर 15 to 30 मिनट ऑफ फूड इनटेक, खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद में डंपिंग सिंड्रोम में जो साइन सिम्टम्स जो अराइज होंगे उसको अर्ली साइन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो पेन होगा वो 15 से 30 मिनट बाद में होगा, आफ्टर फूड इनटेक, आफ्टर फूड इनटेक, मतलब यहाँ पे खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद में पेन देखने को मिलेगा। अब पेन क्यों देखने को मिलेगा भाई साहब, तो पेन देखने के पीछे का जो कारण है उसकी अगर बात करें कि क्यों पेन देखने को मिलेगा, उसका कारण है भाई खाना स्टोमक के अंदर रुकना नहीं है, खाना जो स्टोमक के अंदर 5-4 घंटे रुकना चाहिए था वो नहीं रुक रहा, आधे घंटे बाद में तुरंत वो कहाँ पहुँच गया, इंटेस्टाइन के अंदर तुरंत पहुँच गया, फास्टली स्टोमक क्या हो गया, इम्पटी हो गया, जिससे क्या हो गया, जो ये खाना डाइजेस्टेड नहीं है, खाने का डाइजेशन नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन फूड का नहीं हुआ है, खाना ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, इस वजह से क्या होगा, जो इंटेस्टाइन होगी वो डिस्टेंडेड होगी। इंटेस्टाइन जब डिस्टेंडेड होगी तो दो चीज़ होगी, एक तो होगा वेगल स्टिमुलेशन, एक तो होगा वेगल स्टिमुलेशन, दूसरा क्या देखने को मिलेगा, वेगल स्टिमुलेशन होगा, लेकिन वेगल स्टिमुलेशन काफ़ी कम देखने को मिलता है, आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है वेगल स्टिमुलेशन। तो आप सीधा यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि मेन तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा किसमें, इसकी इंटेस्टाइन की वाल में, तो वाल में कंप्रेशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नर्व तो मौजूद है ही ना, तो यहाँ पे इस वजह से आपको पेन देखने को मिलेगा।
इस वजह से आपको पेन देखने को मिलेगा नर्व स्टिमुलेशन की वजह से, क्योंकि ये कंप्रेस हुई। क्यों? फूड कंटेंट एक साथ एकाएक आया और अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि स्टोमक तुरंत इम्पटी हो गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, वो डिस्टेंडेड हो गई। डिस्टेंडेड होने की वजह से यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्रैम्प्स देखने को मिलेगा, पेन और क्रैम्प्स किस वजह से? सिर्फ इसके डिस्टेंडेड होने की वजह से। इसके अलावा जब यहाँ पे नर्व स्टिमुलेशन होगा, वेगल स्टिमुलेशन होगा, तो जो पेरिस्टाल्टिक पेंडुलर रिदमिक सेगमेंटल मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब वेगल स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक पेंडुलर रिदमिक सेगमेंटल मूवमेंट बढ़ जाएंगे, एक कंडीशन। दूसरी बात, अगर वेगल स्टिमुलेशन नहीं भी हो और सिर्फ डिस्टेंडेड हो रहा है, तब पेन तो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ क्या होगा, अब भी नर्व क्या होगा, यहाँ पे नर्व तो एंडिंग पाई जाती है, नर्व एंडिंग क्या होगी, स्टिमुलेट होगी, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंडेड होने की वजह से जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएंगे, और मूवमेंट बढ़ने से क्रैम्प्स और डायरिया इसलिए क्योंकि एक तो क्या हो रहा है, जो फूड कंटेंट आ रहा है वो क्या है, प्रॉपरली उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड है वो। इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड होने की वजह से क्या होगा, उसका उस व्यक्ति के अंदर उस फूड का कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और डायरिया आपको देखने को मिलेगा। तो 3 कारण थे, पेन, क्रैम्प्स और डायरिया। अर्ली साइन सिम्टम्स में पेन, क्रैम्प्स और डायरिया आपको देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि खाना जिसकी अमाउंट ज़्यादा है और खाना सीधा स्टोमक से रुके भी नहीं, इंटेस्टाइन में आ गया, इंटेस्टाइन में इतना खाना आने से इंटेस्टाइन की वाल डिस्टेंडेड हुई, चौड़ी हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको 3 कंडीशन देखने को मिली। एक तो खाने का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, जिस वजह से कम एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, क्योंकि डाइजेशन ही नहीं होगा तो डायरिया देखने को मिलेगा। दूसरा, इस डिस्टेंडेड होने की वजह से पेन होगा, और पेन होगा तो पेन की वजह से वेगल स्टिमुलेशन हो रहा है, या पेन की वजह से नर्व स्टिमुलेशन होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। पेन क्या करता है, डिस्टेंडेड हुई, डिस्टेंडेड की वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा क्या, ज़्यादा इंक्रीज मूवमेंट, जो कि पेरिस्टाल्टिक पेंडुलर रिदमिक मूवमेंट है, बोवल मूवमेंट बोल सकते हैं इसको, इंटेस्टाइनल मूवमेंट बोल सकते हैं, इंटेस्टाइनल मूवमेंट, ये बढ़ जाएंगे, और ये बढ़ेंगे तो क्या होगा, डायरिया देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा और क्रैम्प्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा वीकनेस, क्योंकि प्रॉपर फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, एनर्जी कम मिलेगी, तो वीकनेस तो आपको जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा। इसके अलावा होगा स्वेटिंग और पेलर। यहाँ पे 2 कारण हो सकते हैं स्वेटिंग के। एक कारण, पहला कारण क्या हुआ, नर्व स्टिमुलेशन। पहला कारण नर्व स्टिमुलेशन, जिससे क्या हो गया, पेन हुआ, पेन की वजह से क्या हुआ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, जो बॉडी की जो हार्ट की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो तेज़ हो जाएगी, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, और ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से आपको स्वेटिंग देखने को मिल सकती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। दूसरी बात, जब क्या होगा, स्किन पेलर क्यों हो रही है, दूसरी बात ही स्किन पेलर क्यों हो रही है। स्किन पेलर इसलिए हो रही है, इसके आसपास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जब ये इंटेस्टाइनल डिस्टेंड होगी तो ब्लड वेसल्स पे दबाव पड़ेगा, ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होने से क्या होगा, बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म चालू होगा कि भाई सेल्स के पास ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही, तो बॉडी क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा सकता है। इसके अलावा बॉडी क्या करेगा, जो बोन मेरो है वहाँ पे जाके क्या करेगा, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाई देगा, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तब तक जब तक ये बढ़ाएगा तब तक तो ये नर्व कंप्रेशन तो है ही ना, ये नर्व तो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो ही जाएगी। इसकी डिस्टेंडेड की वजह से ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाएगी, और ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाएगी तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में या मेजेंट्रिक के आसपास का एरिया, वहाँ पे आपको पेलर देखने को मिलेगा, स्किन पीली देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगी, इसको इंटरप्शन को दूर करने के लिए वो होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मेरो में जब ज़्यादा होगा तो हीमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ेगी। एससीटी या पैक्ड सेल वॉल्यूम 3% बढ़ी हुई देखने को मिलेगी खाना खाने के आधे घंटे बाद, 30 मिनट आफ्टर आपको हीमेटोक्रिट जब चेक करोगे तो वो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी।
इसके अलावा आपको पेन देखने को मिलेगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगी। स्वेटिंग का पता ही था, स्वेटिंग का क्यों? क्योंकि बॉडी ने अपना, जैसे स्किन फेलियर हुई तो बॉडी ने अपना सारा फंक्शनिंग के जो करने का तरीका, काम करने का तरीका वो तेज़ कर दिया। तेज़ कराया मतलब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में हार्ट रेट भी ज़्यादा होगी, स्वेटिंग भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। पेलर का कारण क्योंकि ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो गई, उस समय आपको पेलर स्किन देखने को मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी और पेलर देखने को मिलेगा। आगे की जो फेज़ होगी सेकेंड फेज़, उसकी बात करें, ये तो पहले फेज़ थी। सेकंड फेज की जब बात करते हैं अपन, उसमें क्या होता है? सेकंड फेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज HCT, हिमेटोक्रीट या पैक्ड सेल वॉल्यूम बड़ी भी देखने को मिलेगी। क्यों? पता है, जब स्किन पेलर थी, मतलब ऑक्सीजन कम मिल रहा था, O2 कम मिल रहा था, तो बॉडी ने एक तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाई, दूसरी कहा कि कहीं RBC तो कम नहीं है, कहीं RBC तो कम नहीं है, तो RBC के प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया, RBC के प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया। इसके अलावा बॉडी में जो RBC के प्रोडक्शन को क्या हो जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। और जब RBC का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जैसे हिमेटोक्रीट वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। जैसे 1 ml ब्लड है, 1 ml ब्लड के अंदर क्या होगा? ऊपर की तरफ प्लाज्मा होगा, नीचे बीच में एक बफी कोट होगा जो कि प्लेटलेट और WBC का बना हुआ होगा, और नीचे पेंदे के अंदर RBC होगी। तो जितना पार्ट RBC का है, इसके अंदर 1 ml ब्लड में जितना पार्ट RBC का, वही क्या है? हिमेटोक्रीट है। और हिमेटोक्रीट आपको पता है कितनी होती है? आपको बताया गया 42 होती है और 45 होती है। फीमेल में 42 होती है और मेल में 45 होती है, मेल में 45 होती है। ठीक है, तो ये रेंज होती है 38 से 45, 43 से 48, एक रेंज है 38 से 45, 43 से 48, ये नॉर्मल हिमेटोक्रीट होता है। किसके अंदर? फीमेल और मेल के अंदर। जब बच्चे की बात करें न्यूबॉर्न में, तो न्यूबॉर्न में होती है 49 से 54, और बच्चे के अंदर कितनी होती है? मतलब इन्फेंट के बाद में, न्यूबॉर्न के बाद में इन्फेंट आता है, तो इन्फेंट में होगी 35 से 50%। ये होती है HCT या हिमेटोक्रीट वॉल्यूम, जो भी आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। कारण क्या है? बॉडी का कंपनसेट मैकेनिज्म चालू हुआ कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही, क्या RBC कम है, तो उसने RBC के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। RBC का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हिमेटोक्रीट वॉल्यूम बढ़ गई। जैसे एनीमिया में RBC का लेवल कम होता है तो हिमेटोक्रीट वॉल्यूम भी घट जाती है, हिमेटोक्रीट लेस देन 32 हो जाती है एनीमिया में। एनीमिया की बात करें, यहाँ पे क्या होगा? जब खाना खाओगे, खाना खाने के आधे घंटे बाद में जैसे ही वो कंप्रेस हुई, ब्लड क्या हुई? ये डायलेट हुई। कौन? इंटेस्टाइनल डायलेट हुई, तो ब्लड वेसल्स कंप्रेस हुई, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म वहाँ से शुरू होगी। तो आधे घंटे बाद में आपको हिमेटोक्रीट वॉल्यूम 3% नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मल से 3% बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तीन प्रतिशत बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा अपन बात करें कि और क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं लेट के अंदर, तो लेट के अंदर जो सबसे मोस्ट जो साइन सिम्टम्स होता है वो क्या होता है? सबसे मोस्ट होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम क्यों होता है, इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, और लेट साइन सिम्टम्स अपन को कब देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आपको जो लेट साइन सिम्टम्स है वो कब देखने को मिलेंगे? 3 घंटे बाद, 3 आवर्स आफ्टर 3 आवर्स, मतलब खाना खाने के 3 घंटे बाद। और रेंज की बात करें तो बोल सकते हैं 2 से 3 घंटे बाद में खाना खाने के आपको देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है ये बात करते हैं। क्यों होता है? नॉर्मली क्या होता है, जो आदमी कैलोरी इंटेक कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इंटेक करता है और उससे सबसे ज़्यादा ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज का लेवल, जैसे ग्लूकोज सीधी जाएगी स्टोमक के अंदर, स्टोमक में रुकेगा नहीं खाना मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं रुकेगा, खाना नहीं रुकेगा, तो वो इंटेस्टाइनल में चला जाएगा। इंटेस्टाइन में क्या होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होगा, क्योंकि इंटेस्टाइनल के अंदर क्या आ रहा है, जूसेज आ रहे हैं, एमाइलेज लाइपेज,
है ना, पेनक्रियाटिक जूसेस पढ़ा है ना, एमाइलेज लाइपेज, जो कि पेनक्रियाज द्वारा रिलीज होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन करते हैं। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया तो ग्लूकोज बनी, तो जैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ा इंटेस्टाइन के अंदर, तो क्या होगा, इंसुलिन का रिलीज शुरू हो जाएगा। अचानक जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो जो अपना क्या बोलेंगे, पेनक्रियाज के अलावा जो आइलेंट है, इसकी आइलेट्स और पेनक्रियाज है वो एक्टिव होगी, वो इंसुलिन ज़्यादा बनाएगी। इंसुलिन जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इसको बढ़े हुए लेवल को नॉर्मल करने के लिए, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, इंसुलिन के काम की बात करें, एक तो क्या इंसुलिन बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने के लिए, दोनों का तालमेल बनाए रखने के लिए इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है। दूसरा, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है एक्ट एज ए फ्यूल, एक फ्यूल की तरह काम करता है टू ग्लूकोज टू रीच द सेल। ठीक है, मतलब जो हाइपोग्लाइसीमिया होगा उसका कारण क्या है, क्योंकि पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा और इंसुलिन क्या करेगा, शुगर को कैरी करेगा एज ए फ्यूल टू सप्लाई द सेल। ये क्या कर रहा है, इंसुलिन शुगर को कैरी करता है एज ए फ्यूल के तौर पे, फ्यूल मतलब एक ईंधन के तौर पे, टू सप्लाई द सेल को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज सेल के लिए क्या है, एक ईंधन है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज सेल के लिए क्या है, ईंधन है। कैसे, ये दोनों मिलके एटीपी का निर्माण करते हैं, ये दोनों मिलके अलग अलग जो साइकिल्स है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स, है ना, तो उससे क्या करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। और एटीपी ऊर्जा, बॉडी को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, समझ गए। तो इसको क्या समझ के, ईंधन समझ के, इंसुलिन ग्लूकोज को ईंधन समझ के उसको क्या करता है, कैरी करता है, सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो अचानक जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो इंसुलिन का लेवल भी इसको बढ़ेगा। इंसुलिन का बढ़ा हुआ लेवल जो खाना खाने के 30 मिनट बाद की बात है, खाना खाने के 30 मिनट बाद में 2 से 3 घंटे तक, जैसे एब्जॉर्प्शन डाइजेशन हो गया फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, तो 2 से 3 घंटे बाद में आपको इंसुलिन का लेवल अचानक बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का अचानक लेवल बढ़ा तो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा, और ये लेवल फिर काफ़ी टाइम तक बढ़ा हुआ ही रहेगा, ग्लूकोज का लेवल तो घट जाएगा और इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ ही देखने को मिलेगा। इस वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि अचानक जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन का लेवल भी अचानक बढ़ेगा। फिर क्या होगा, इंसुलिन ने तो ग्लूकोज को सेल तक पहुंचा दिया जो बढ़ा हुआ था, अब इंसुलिन का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ ही देखने को मिलेगा काफ़ी टाइम तक। इस वजह से ग्लूकोज का लेवल वहाँ पे कम होगा और इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया का कारण ये है। तो ऐसे पेशेंट में क्या करते हैं, डंपिंग सिंड्रोम वाले को कार्बोहाइड्रेट डाइट अपन काफ़ी कम देने की ही कोशिश करेंगे, उसको कम कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा आपको हार्ट रेट बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। हार्ट रेट लेट के अंदर आएगी, लेट साइन सिम्टम्स के अंदर हार्ट रेट आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। कारण मैंने बता ही दिया कि हार्ट रेट क्यों बढ़ी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको हीमेटोक्रिट वॉल्यूम डायग्नोसिस भी यही रहेगा, हीमेटोक्रिट वॉल्यूम 3% 30 मिनट आफ्टर फूड इंटेक बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 10 बीट पर मिनट, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 10 बीट पर मिनट आफ्टर बोले तो 30 मिनट आफ्टर इंटेक फूड। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। 2 चीज़ें हो गई, इसका कोज का पता चल गया अपन को कि कोज क्या है। एक तो डायबिटीज़ था, एक क्या था, गैस्ट्रिक रिसेक्टिव सर्जरी, जिसमें मेन था गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, रॉक्स एंड एक्स बाईपास, जो किसका पार्ट है, बेरियाट्रिक सर्जरी का। और बेरियाट्रिक सर्जरी किसके लिए, वेट रिडक्शन के लिए। तो कोज पता लग गया। साइन सिम्टम्स मैंने बता ही दिए कि क्या होगा, पेन होगा, क्रैम्प्स होगा, डायरिया होगा, वीकनेस होगा। इसके अलावा फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबल फुलनेस, फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबल। भाई खाना जब स्टोमक में रहता है तब तो खाना फुल खा लेते हैं तो बढ़िया फील होता है कि हाँ दाब के खा लिया, डकार आ गई।
लेकिन अचानक जब स्टोमक में रुकता ही नहीं, इंटेस्टाइन में चला जाता है, तब पेन भी होता है, पेट भरा हुआ भी महसूस होता है, तो वो अनकम्फर्टेबल फूलनेस है। ठीक है। इसके अलावा आपको हाइपोग्लाइसीमिया मेजर, क्यों? अचानक ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो अचानक इंसुलिन का लेवल बढ़ाएगा, इंसुलिन का बढ़ा हुआ लेवल ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा, क्योंकि ग्लूकोज को सेल तक पहुंचा देगा कि बढ़ा हुआ है, अचानक सल्टाओ, उसको ख़त्म करो। तो उस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है उस टाइम में और ग्लूकोज का लेवल घट जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इसके अलावा हार्ट रेट बढ़ी हुई देखने को मिलती है, क्योंकि पेन होगा तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी, क्योंकि कैटेकोलामाइन्स रिलीज़ होंगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में, और वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं? एड्रिनल मेडुला से। इसके अलावा बात करें, कोज की बात हो गई, साइन सिम्टम्स की बात हो गई। इसके बाद में अपन बात करेंगे डायग्नोसिस, सबसे महत्वपूर्ण इसका पार्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जैसे काफ़ी बड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस को अपन हिसाब से पढ़ेंगे। जो इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होगा वो होगा GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है। इसके अलावा ये डायग्नोसिस जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है उसमें भी क्या होता है, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नाम से पता चलता है कि ग्लूकोज के प्रति टॉलरेंस चेक करनी है। टॉलरेंस होगी टॉलरेंस ऑफ बॉडी टू ग्लूकोज। तो अपन क्या बोल सकते हैं, टू चेक, ये चेक करेंगे कि बॉडी का टॉलरेंस कितना सहनीय है ग्लूकोज को, ग्लूकोज को बॉडी कितना सहन कर सकता है, इसलिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अपन करेंगे। इसके अंदर तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में अपन को देखने को मिलेगा हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कैसे करेंगे, क्या हाइपोग्लाइसीमिया, इसके बारे में अब अपन ब्रीफली बात करेंगे। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है, कैसे हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन देखो क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में, नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसके बारे में। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 70 से 110 mg/dl, और इसी को बोल सकते हैं अपन रैंडम ब्लड ग्लूकोज, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, रैंडम ब्लड ग्लूकोज या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल यही होता है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। तो इसको RBS लिख सकते हैं। ये होता है 70 से 110, जो कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। रैंडम ब्लड शुगर लेवल बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो 70 से 110 होता है रैंडम ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब इसको रैंडम ब्लड शुगर लेवल बोल सकते हैं, या फिर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बोल सकते हैं, या नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल बोल सकते हैं। कि खाना खाने से पहले जो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है वो इतना होता है। अब इसमें क्या होगा, जो 70 से कम है, 70 से कम है वो हाइपोग्लाइसीमिया, वो क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर 60 से कम है तो वो माइल्ड है, 40 से कम है तो वो मॉडरेट है, और 20 से कम है तो वो सीवियर है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ये होता है नॉर्मल, रैंडम या फास्टिंग, या क्या बोल सकते हैं इसको, खाना खाने से पहले का जो शुगर लेवल। उसके बाद में एक होता है PP शुगर लेवल, PP शुगर। PP वो गाड़ी वाली PP नहीं है, ये है पोस्ट पेरेंड्रल शुगर। ये शुगर जब खाना खाने के 2 घंटे बाद में चेक की जाती है, तो 2 घंटे बाद में जो खाना खाने के 2 घंटे बाद जो शुगर चेक की जाती है वो पोस्ट पेरेंड्रल शुगर लेवल होता है, PP। 2 घंटे बाद में खाना खाने के बाद में जो शुगर लेवल चेक करते हैं उसको PP या पोस्ट पेरेंड्रल ब्लड शुगर लेवल बोलेंगे, जो कि 80 से 140 तक होता है mg/dl।
तो ये तो ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात हो गई नॉर्मल की। अब अपन बात करते हैं जीटीटी के बारे में। जीटीटी में ब्लड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं अपन, ग्लूकोज की टॉलरेंस को चेक करने के लिए। तो चेक कैसे करेंगे? उस व्यक्ति को क्या देंगे? ग्लूकोज देंगे। ग्लूकोज देंगे, कितनी अमाउंट देंगे और कैसे देंगे उसकी बात करें। उससे पहले बात कर दें कि WHO ने निर्धारित किया था कि 75 ग्राम ओरली ग्लूकोज देनी है जीटीटी के लिए। WHO ने निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति में आप जीटीटी करते हो तो उसको 75 ग्राम ग्लूकोज ओरली दो, ठीक है। उसके बाद में इसके 2 घंटे बाद आफ्टर 2 आवर्स आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कम देखने को मिलता है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लैक ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, की इंसुलिन आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा। 2 चीज़, कम है तो क्या है? कम है तो क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ज़्यादा है तो क्या बोल सकते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। कारण क्या है? कि इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ठीक है। और तीसरी बात थी एक तो होगा कम, एक होगा ज़्यादा, और एक इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि इसके प्रति बॉडी सेंसिटिव है या नहीं है, बॉडी सेंसिटिव है या नहीं है ग्लूकोज टॉलरेंस के प्रति। कि नॉर्मली क्या होता है पेशेंट के अंदर, जब जैसे ऐसे ग्लूकोज देंगे तो इतना हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। अपन में क्या होता है नॉर्मल में वो ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा बहुत बढ़ता है, माइनर बढ़ेगा जब अपन शुगर इंटेक करेंगे, तो जबकि डिक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन ऐसे पेशेंट में क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे WHO ने निर्धारित किया कि 75 ग्राम ओरली इसको जीटीटी के अंदर जो शुगर होगी वो 75 ग्राम देंगे ओरली। अब पेशेंट या पर्सन अलग अलग हो सकता है अपने हिसाब से। अगर पर्सन क्या है, ये तो WHO था, लेकिन अपन देते हैं कितनी है। पर्सन अगर लेडी है, नॉर्मल है, लेडी है नॉर्मल है, तो उसको देंगे 75 ग्राम। लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उसको देंगे 100 ग्राम। अगर वो बच्चा है 12 साल से नीचे का है, 12 साल से नीचे का चाइल्ड है, तो उसको देंगे 1.75 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट। 1.75 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट उसको ग्लूकोज देंगे, ठीक है। अब इसमें ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। अगर नॉर्मल लेडी है, बिना प्रेग्नेंट लेडी है, और जो नॉर्मल बच्चा है उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज ओरली देने के बाद, तीनों में ही ओरली देंगे शुगर 75 ग्राम इसमें देंगे, 100 ग्राम इसमें देंगे, और 1.75 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट इस बच्चे को देंगे। तो जो नॉर्मल है, मतलब जो बच्चा है और जो नॉर्मल लेडी है, उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल 30 मिनट बाद में चेक करेंगे, फिर 60 मिनट बाद में चेक करेंगे, फिर 90 मिनट बाद में चेक करेंगे, और फिर 120 मिनट बाद में चेक करेंगे। और फिर जो 120 मिनट पे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल आएगा उससे अपन एस्टिमेटेड करेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया है या हाइपरग्लाइसीमिया है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसमें डंपिंग सिंड्रोम अवश्य है, ये उसका कन्फर्मेशन है। जबकि लेडीज़ के अंदर चेक करेंगे जो प्रेग्नेंट है उसमें 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल आएगा उसको निर्धारित करेगा कि डंपिंग सिंड्रोम है या नहीं है। अगर 3 घंटे बाद प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया है, मतलब 70 mg/dl से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, तो क्या है वो क्या है? तो वही है क्या? डंपिंग सिंड्रोम। अगर नॉर्मली पूछे तो आप बता सकते हो कि 2 घंटे बाद में ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे, और उस समय मतलब 120 मिनट बाद या 2 घंटे बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो निर्धारित करेगा कि डंपिंग सिंड्रोम है या नहीं। अगर उस समय हाइपोग्लाइसीमिया है तो डंपिंग सिंड्रोम है, ये उसका कन्फर्मेशन है। तो ये अपना क्या है? कन्फर्मेटिव टेस्ट होगा। इसके अलावा इसी पेशेंट में क्या करते हैं अपन, ये तो था एस्टिमेटेड कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस जीटीटी कैसे चेक करते हैं मैंने बता दिया। इसके अलावा बात करें जीटीटी के अलावा और आएगा हीमेटोक्रिट वॉल्यूम जो कि 3% बढ़ेगी। इसके अलावा हार्ट रेट 10 बीट पर मिनट 30 मिनट बाद में खाना खाने के आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है। तो ये तो था डायग्नोसिस। अब मैनेजमेंट में, डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करेंगे?
उसको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे। ये तो मेन है। इसके अलावा लो ग्लूकोज डाइट, लो शुगर, शुगर स्पेशली लो शुगर, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम है तो शुगर कम है, वैसे सही बात है। इसके अंदर अपन नो कैंडीज़, जो कैंडीज़ होती है, जो स्वीट होती है, मिठाइयाँ होती है, जो फ्रूट्स होते हैं, जो जूसेज होते हैं, वो नहीं देने या न के बराबर देने हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा उसको क्या देंगे, स्लो फीडिंग, खाना देंगे धीरे धीरे खाना देंगे, स्लो फीडिंग। फीडिंग तो वैसे बच्चे को कराते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, उसको दिन में 5 से 6 बार, दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना है। थोड़ा खाना खिलाओगे तो ज़्यादा जो इंटेस्टाइन डिस्टेंट नहीं होगा। एक बात, थोड़ा खाना खिलाओगे, बार बार धीरे धीरे खिलाओगे तो क्या होगा, इजीली इम्पिटी नहीं होगा, फास्टिंग इम्पिटी स्टोमक का नहीं होगा, क्योंकि खाना ही थोड़ा सा है, दबाव पड़ेगा ही नहीं और जल्दी इम्पिटी नहीं होगा स्टोमक का। 2 चीज़ें ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो डाइटरी मैनेजमेंट में ये कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ये मेन है डाइटरी में कि शुगर कम देनी है, इसके अलावा 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, उसको एक मेडिसिन देंगे, उस मेडिसिन का नाम है ऑक्ट्रियोटाइड एसीटेट। ऑक्ट्रियोटाइड एसीटेट उसको मेडिसिन देंगे। ये ऑक्ट्रियोटाइड एसीटेट क्या करती है, जो इंसुलिन का कार्य होता है उसको इनहिबिट कर देती है, फंक्शन को इनहिबिट कर देती है। अदर जो जीआई हार्मोन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनके लेवल को भी इनहिबिट कर देती है या कम कर देती है। तो ऑस्टियोटाइड एसीटेट उसको मेडिसिन दे सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया से बचाने के लिए ऑस्टियोटाइड एसीटेट दे सकते हैं, जो कि जो जीआई जितने भी सिक्रेशन है उनको कम कर देगी। गैस्ट्रिक हार्मोन होंगे, गैस्ट्रिक एंजाइम होंगे, इंसुलिन होगा, उसके एक्शन को इनहिबिट करने का काम कर देगा। इसके अलावा बात करें तो मेन जो इसके अंदर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है, क्या कारण है, कौन सी सर्जरी जिसकी वजह से डंपिंग सिंड्रोम सबसे ज़्यादा होता है। तो अपना ये जो टॉपिक था वो आज का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन नई डिजीज़ लेके आएंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।